हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 12 जून 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उन सभी प्रमुख हेडलाइंस को लेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, जैसे नेशनल पेज, इंटरनेशनल, बिजनेस, स्पोर्ट्स, एडिटोरियल पेज। सभी पेजों की इंपॉर्टेंट हेडलाइंस को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। जिद होनी चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफ़ी है। अगर आप अपने मन में ये सोच लेते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, तो आप चाह कर भी उस काम को नहीं कर सकते हैं, कभी सफलता नहीं पा सकते हैं। अगर आप दृढ़ इच्छा रखेंगे सफलता के लिए, हमेशा प्रेरित रहेंगे सफलता के लिए, और एक जिद और एक जुनून रखेंगे सफलता के लिए, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। चलिए अब न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। 3 नेशनल न्यूज़ हैं आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट। पहली है, आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, यह बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। कोरोना अब तक सामुदायिक संक्रमण नहीं, ये स्वास्थ्य मंत्रालय का स्टेटमेंट आया है। और दूसरे दिन सक्रिय मामलों से अधिक रही ठीक होने वाले मरीजों की संख्या। तो सबसे पहले हम अपनी पहली न्यूज़ को देख लेते हैं। आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि देश में आरक्षण का अधिकार संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार नहीं है। इस टिप्पणी के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में मेडिकल सीटों में ओबीसी के लिए अलग से 50% आरक्षण मांगने वाली विभिन्न राजनीतिक दलों की याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर द्रमुक ने तमिलनाडु में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए मद्रास हाईकोर्ट में दस्तक दे दी है। जस्टिस एल नागेश्वर राव की पीठ ने गुरुवार को 2020-21 सत्र में मेडिकल के स्नातक, पीजी और डेंटल पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटे में तमिलनाडु की छोड़ी गई सीटों में राज्य के कानून के तहत अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 50% सीटें आरक्षित नहीं करने के केंद्र के निर्णय के खिलाफ माकपा, भाकपा, द्रमुक और तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी समेत राजनीतिक दलों की याचिकाओं पर रुख अपनाया है। नागेश्वर राव, कृष्ण मुरारी और एस रविंद्र भाटी भट्ट की खंडपीठ ने द्रमुक, माकपा, तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी आदि दलों की दलील को ठुकराते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन के मामले में ही दायर की जा सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ है, कोरोना अब तक सामुदायिक संक्रमण नहीं। देश में जिस तरह कोरोना संक्रमण फैल रहा है, उसने भले ही सामुदायिक संक्रमण की आशंका बढ़ा दी हो और दिल्ली सरकार ने उस पर परोक्ष मुहर भी लगा दी हो, लेकिन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने इसे खारिज कर दिया है। इस वायरस के संक्रमण के कुछ बड़े क्लस्टर के बावजूद यह स्थानीय संक्रमण के फेज तक सीमित है। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने आम जनता के बीच संक्रमण की मौजूदगी का पता लगाने के लिए किए गए सीरो सर्वे की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि यह वायरस अभी तक केवल 0.73% आबादी तक ही पहुंच पाया है। ऐसे में इसे सामुदायिक संक्रमण कहना गलत होगा। यह और बात है कि आईसीएमआर का यह दावा 30 अप्रैल का है और कोरोना संक्रमण की गति उसके बाद ही तेज हुई है। डॉक्टर भार्गव ने बताया कि पूरे देश में ऐसे लोगों के खून के नमूनों की जांच की गई है जो कोरोना से संक्रमित नहीं हुए थे। सर्वे 2 स्तर पर किया गया है। पहले स्तर में इनमें कोरोना के संक्रमण से बचे हुए और उससे प्रभावित दोनों तरह के जिलों को लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट तैयार हो गई है। अब क्या है सीरो सर्वे, ये जान लेते हैं। सीरो सर्वे किसी इलाके में किसी वायरस की मौजूदगी का पता लगाने का तरीका है। इसमें वहां के चयनित लोगों के खून के सैंपल की जांच कर उस वायरस से संबंधित एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है। दरअसल जैसे ही कोई नया वायरस किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है, तो उसके शरीर में उस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाता है। वायरस के खत्म हो जाने के बाद भी यह एंटीबॉडी उस व्यक्ति के खून में बरकरार रहता है। इससे यह पता लगाया जा सकता है कि कभी न कभी यह व्यक्ति उस वायरस से ग्रसित हुआ है। कोरोना वायरस की मौजूदगी का पता लगाने के लिए भी यह तकनीक अपनाई गई और 26,400 लोगों के खून के नमूनों में कोरोना वायरस के एंटीबॉडी की जांच की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है, दूसरे दिन सक्रिय मामलों से अधिक रही ठीक होने वालों की संख्या।
कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में राहत मिलती दिख रही है। देश में लगातार दूसरे दिन स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या सक्रिय मामलों से ज्यादा रही। हालांकि गुरुवार को नए मामलों की संख्या में एक दिन में सर्वाधिक 9,996 और मरने वालों की संख्या 357 रही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बुधवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1,41,029 मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या 1,37,448 है। देश में अब तक संक्रमण की चपेट में आए लोगों का आंकड़ा बढ़कर 2,86,लाख और मरने वालों की संख्या 8,102 हो गई है। संक्रमण के करीब 1 लाख नए मामले अकेले जून में आए हैं। रात 9 बजे के बाद प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमितों की संख्या 2,97,205 हो गई है। भारत दुनिया के सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में ब्रिटेन को पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर पहुंच गया है। इस समय भारत से आगे 3 देश हैं, क्रमशः रूस, ब्राजील और अमेरिका। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और तमिलनाडु की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। गुरुवार को महाराष्ट्र में 3,607, दिल्ली में 1,877, तमिलनाडु में 1,875 और गुजरात में 513 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में एक दिन में 101 लोगों की मौत हो गई है और उत्तर भारत के राज्यों में कोरोना के नए मामले सामने आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गुरुवार को दिल्ली में एक दिन में रिकॉर्ड 1,877 मामले, उत्तर प्रदेश में 480, बंगाल में 440, राजस्थान में 238 मामले सामने आए हैं। तो ये नेशनल पेज की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में हमारे लिए 4 इंपॉर्टेंट न्यूज हैं। पहली न्यूज है, अमेरिका में अब प्रतिमाओं पर फूट रहा है गुस्सा, क्योंकि जो अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड मारे गए थे, उसका ही विरोध चल रहा है। अब ये विरोध स्टैचू जितने भी हैं उन पर दिख रहा है। दूसरी न्यूज है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था बड़ी वापसी की राह पर। यह ट्रंप का बयान आया है। आप सभी जानते होंगे कि ट्रंप बेतुके बयान दिया करते हैं और उसी में एक ये माना जा सकता है, जबकि पूरा विश्व इस समय आर्थिक मंदी की चपेट में है, तो वो ये कह रहे हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था एक बड़ी वापसी की राह पर है, जो कि मानने लायक नहीं है। तीसरी न्यूज है कि रुपया देशों में बहाल होगी आवाजाही। यहाँ पर रुपया नहीं, यूरोपीय होगा। यूरोपीय देशों में बहाल होगी आवाजाही। और चौथी न्यूज है, WHO ने लक्षणहीन संक्रमण पर अधिक शोध के लिए कहा है। तो पहली न्यूज से शुरू करते हैं। पहली न्यूज है, अमेरिका में अब प्रतिमाओं पर फूट रहा है गुस्सा। अमेरिका में पुलिस हिरासत में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के विरोध में लोगों का गुस्सा थमता नजर नहीं आ रहा है। अब ऐतिहासिक प्रतिमाओं पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। कई शहरों में क्रिस्टोफर कोलंबस की प्रतिमाओं को फिर निशाना बनाया गया है। प्रदर्शनकारियों ने जेफरसन डेविस की प्रतिमा भी तोड़ दी है। अमेरिका में रिचमंड, सेंट पॉल और बोस्टन शहरों में बुधवार को इन प्रतिमाओं को तोड़ने के मामले सामने आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने एक दिन पहले रिचमंड में कोलंबस की वर्ष 1927 में स्थापित प्रतिमा उखाड़ झील में फेंक दी थी। CNN ने बुधवार को अपनी खबर में बताया कि बोस्टन शहर में लोगों का एक समूह रस्सी के जरिए कोलंबस की प्रतिमा को जमीन पर ला दिया गया है, जबकि मिनेसोटा प्रांत की राजधानी सेंट पॉल शहर में प्रदर्शनकारियों ने इतावली खोजकर्ता कोलंबस की 10 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा को तोड़ डाला। नेक्स्ट न्यूज है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था बड़ी वापसी की राह पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कोरोना वायरस के कारण उभरे संकट के बाद अब अमेरिका में लोगों को नौकरियां वापस मिलनी शुरू हो गई हैं। शेयर बाजार फिर से उछाल पर है, इसलिए अमेरिकी अर्थव्यवस्था के तौर पर बड़ी वापसी करने की राह पर है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगले साल हर संभव सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था होंगे, जैसा पहले अमेरिका ने नहीं देखा होगा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि अमेरिका बहुत से क्षेत्रों में बहुत अच्छा कर रहा है, हम फिर बेहतरीन वापसी करने की राह पर हैं। उन्होंने कहा कि आप देखेंगे कि नॉस्डॉक में क्या चल रहा है। हमने कल ही एक नया रिकॉर्ड तोड़ा है। फेडरल रिजर्व ने भी कुछ अच्छी खबर दी है। मेरे विचार से यह बेहद अच्छी खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम सचमुच वित्तीय वापसी कर रहे हैं। नौकरियों की तादाद जबरदस्त है। आने वाले कुछ हफ्तों में और भी नौकरियां इसमें जुड़ती जाएंगी।
अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। यूरोपीय देशों में बहाल होगी आवाजाही। कोरोना महामारी में कमी आने पर यूरोपीय महाद्वीप में 3 महीने से ज्यादा समय बाद आवाजाही बहाल करने की तैयारी शुरू हो गई है। यूरोपीय यूनियन ने इस महाद्वीप में गैर जरूरी यात्राओं पर लगी पाबंदियों में 1 जुलाई से ढील देने की योजना का गुरुवार को ऐलान किया है। यूरोप में इटली, स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। हालांकि अब इन देशों में नए मामलों में कमी देखी जा रही है। यूरोप में गत मार्च में संक्रमण की शुरुआत हुई थी। उसी समय से इस खतरनाक वायरस के प्रसार की रोकथाम के प्रयास में सभी गैर जरूरी यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यूरोपीय देशों में इन प्रतिबंधों के बाद में बढ़ाकर 15 जून तक के लिए कर दिया गया था। ईयू ने अंतरिम मामलों की आयुक्त यल्वा जोहानसन ने कहा कि हमें सावधान रहने की जरूरत है। पाबंदियों में ढील देने के लिए यह समय ठोस तैयारियों को अंजाम देने का है। इस बीच जर्मनी ने ऐलान किया है कि वह स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क से अपनी लगी सीमाओं को 15 जून से खोल देगा। यूरोपीय देश स्पेन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। स्पेन में कुल 27,136 पीड़ितों की मौत हुई है। संक्रमण के 136 नए मामले सामने आए हैं। इसमें संक्रमित लोगों का आंकड़ा 2,42,280 पहुंच गया है। इटली में और 71 पीड़ितों की मौत से मरने वालों का आंकड़ा 34,144 पहुंच गया है। नेक्स्ट न्यूज है, डब्ल्यूएचओ ने लक्षणहीन संक्रमण पर अधिक शोध के लिए कहा है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम ने कहा है कि कोरोना के उन मरीजों को बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है जो लक्षण नहीं दिखाते हैं। डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने जिनेवा के एक वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमने फरवरी की शुरुआत से कहा है कि बिना लक्षण वाले लोग कोविड-19 का संक्रमण फैला सकते हैं, लेकिन इसे स्थापित करने के लिए और अधिक शोध करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह शोध जारी है और हम अधिक से अधिक शोध देख रहे हैं। डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने संवाददाताओं को बताया कि नए वायरस को जानने में दुनिया बहुत कुछ हासिल कर रही है, लेकिन अब भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते हैं। तो ये इंटरनेशनल पेज की 4 इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 3 इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, सॉरी 4 इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे लिए। पहला है एजीआर यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के बकाया मामले में पीएसयू को राहत की उम्मीद दिख रही है। आपदा को बनाना है टर्निंग पॉइंट। प्रधानमंत्री ने जो कोरोना वायरस की आपदा आया है इसको टर्निंग पॉइंट बनाने पर जोर दिया है। मोबाइल निर्माण की चैंपियन कंपनियों को लुभाने पर जोर, यह भी एक बहुत अच्छी न्यूज है। और सरकार ने माना जीडीपी में होगी गिरावट। तो अपनी पहली न्यूज से शुरू करते हैं। पहली न्यूज है हमारी एजीआर बकाया मामले में पीएसयू को राहत की उम्मीद। एजीआर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू मामले में पीएसयू को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार विभाग से कहा है कि वह पीएसयू से 4 लाख करोड़ रुपए के एजीआर बकाया की मांग पर पुनर्विचार करे। कोर्ट ने पीएसयू से की गई एजीआर डिमांड पर ऐतराज जताते हुए कहा है कि इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके साथ ही कोर्ट ने एजीआर शुल्क की देनदारी के मामले में दूरसंचार कंपनियों से कहा है कि वह 5 दिन में रोडमैप देकर कोर्ट को बताए कि किस तरह देनदारियों का भुगतान करेंगी। ये आदेश न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने मामले को 18 जून को फिर सुनवाई पर लगाने का निर्देश देते हुए जारी किया है। यह मामला 15 दूरसंचार कंपनियों पर 1.47 लाख करोड़ रुपए के एजीआर बकाया का है। पिछली सुनवाइयों में सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद कुछ कंपनियों ने इसमें से कुछ रकम का भुगतान कर दिया है। एजीआर शुल्क की देनदारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों की पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी है। नेक्स्ट है आपदा को बनाना है टर्निंग पॉइंट, ये बोला है प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के कारण उपजी परिस्थितियों में परेशान उद्योग जगत में फिर से उत्साह पर संचार किया है। गुरुवार को इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की सालाना बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने मौजूदा आपदा की बात करते हुए इससे उत्पन्न संभावनाओं पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि आपदा का यह समय देश के आर्थिक विकास में एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है और हम भारत को हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने का सपना पूरा
कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने देश के उद्योग जगत के समक्ष एक तरह से चुनौती पेश करते हुए कहा कि हमें इस समय से आत्मनिर्भर बनना है, जिस भी चीज का आयात करते हैं उसका निर्यात कर सकें। आईसीसी का हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है। इस लिहाज से भी मोदी के इस संबोधन का खास महत्व है। मोदी ने मैन्युफैक्चरिंग में पश्चिमी बंगाल की ऐतिहासिक श्रेष्ठता को फिर से जागृत करने की बात कर अपना राजनीतिक संदेश भी दे दिया है। भाजपा के अलावा कांग्रेस भी यह आरोप लगाती रही है कि कभी देश में मैन्युफैक्चरिंग का हब माने जाने वाले बंगाल की स्थिति खराब करने के लिए पहले वामपंथी दलों की ओर और बाद में टीएमसी की राजनीति दोषी है। थर्ड न्यूज है हमारी, मोबाइल निर्माण की चैंपियन कंपनियों को लुभाने पर जोर। वर्ष 2025 तक भारत का मोबाइल फोन निर्यात कारोबार 100 अरब डॉलर करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए गुरुवार को इंडियन सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन और अर्नेस्ट एंड यंग की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय की एक रिपोर्ट पेश की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में मोबाइल निर्यात के वैश्विक बाजार में 80% से अधिक हिस्सेदारी चीन, वियतनाम एवं दुनिया की 5 दिग्गज कंपनियों की है। इन कंपनियों में एप्पल, सैमसंग, हुआवे, ओप्पो एवं वीवो शामिल है। 2019 में चीन का मोबाइल फोन निर्यात 224 अरब डॉलर का रहा, जबकि वियतनाम का 63 अरब डॉलर का। भारत का मोबाइल निर्यात 2019-20 में 3 अरब डॉलर, सोचिए कितना कम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 198 देश मोबाइल का आयात करते हैं और सिर्फ चीन और वियतनाम मुख्य रूप से मोबाइल फोन के सप्लायर्स हैं। ऐसे में भारत के लिए मोबाइल फोन बाजार में पर्याप्त मौके हैं और इसे हाल ही में सरकार की तरफ से घोषित प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की मदद से बनाया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका, यूरोप, एशिया व मध्य पूर्व के विकसित देशों के मोबाइल फोन बाजार को भारत ने अभी तक छुआ भी नहीं है। भारत के पास पर्याप्त संख्या में कुशल श्रमिक हैं, मोबाइल फोन बनाने वाली वैश्विक कंपनियों की मौजूदगी है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की वितरण नेटवर्क भी है। नेक्स्ट न्यूज है, सरकार ने माना जीडीपी में होगी अभी गिरावट। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के बाद अब सरकार भी मानने लगी है कि कोविड-19 की वजह से चालू वित्त वर्ष 2020-21 में विकास दर में गिरावट हो सकती है। मुख्य आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यम ने गुरुवार को इस बात के साफ संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि विकास दर अर्थव्यवस्था में रिकवरी पर निर्भर करेगी और रिकवरी चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में भी हो सकती है या अगले साल भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस साल उत्पादन में गिरावट की आशंका है। हालांकि उन्होंने स्पेनिश फ्लू के दौर की तरह रिकवरी के बाद वी शेप के विकास की उम्मीद भी जताई है। वी शेप का अर्थ है कि गिरावट जिस गति से हो रही है उतनी ही तेज गति से विकास पटरी पर लौट आए। तो ये बिजनेस पेज की 4 इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हर बार की तरह 3 आर्टिकल हैं हमारे लिए। पहला आर्टिकल है, मनरेगा को बेहतर बनाया मोदी सरकार ने। मोदी सरकार के कार्यकाल में मनरेगा को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया गया है, जबकि इससे पूर्व यह योजना विफलता की कगार पर पहुंच गई थी। और ये आर्टिकल लिखा है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। देखिए, ये पॉलिटिकल माना जा सकता है क्योंकि ये भाजपा के नेता हैं, तो आप समझ सकते हैं, और केंद्रीय मंत्री हैं तो अपनी पार्टी के लिए बोलना इनका परम कर्तव्य है। दूसरा है आर्टिकल की प्रवासी कामगार नीति के मूल मंत्र। प्रवासी मजदूरों पर ठोस नीति इसलिए बननी चाहिए क्योंकि वे अर्थव्यवस्था के रथ का सारथी है या फिर पहिया है, आप बोल सकते हैं। क्योंकि मजदूर किसी भी सेक्टर के लिए उतने ही जरूरी हैं जितना रॉ मटेरियल। तो इसी पर लिखा गया यह आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार विजय क्रांति द्वारा। तीसरा आर्टिकल है अवसर और इच्छा शक्ति। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर और टर्निंग पॉइंट दोनों बातों पर जोर दिया है, उसी पर लिखा गया है यह तीसरा आर्टिकल। तो सबसे पहले हम अपने पहले आर्टिकल को देख लेते हैं। मनरेगा को बेहतर बनाया मोदी सरकार ने। यह किसी से छिपा नहीं है कि सोनिया गांधी की सप्रसंग सरकार का जहां भी हाथ पड़ा वह चौपट हो गया।
जिस किसी भी चीज को उन्होंने छुआ उसमें या तो भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया या पूरी तरह बेअसर हो गई। फिर उसमें दोनों ही दोष आ गए। जब भारत ने 100% ग्रामीण स्वच्छता कवरेज का स्तर प्राप्त कर लिया तो कांग्रेस के कुछ लोगों ने कुतर्क करते हुए कहा कि मोदी सरकार शौचालय का निर्माण करने वाली कोई पहली सरकार नहीं है। अगर कांग्रेस सरकार ने इस दिशा में कुछ भी कार्य किया होता तो उस समय देश में केवल 39% ही ग्रामीण स्वच्छता कवरेज नहीं होता। इसका श्रेय मोदी सरकार को जाता है। मोदी सरकार के पिछले 6 साल के कार्यकाल के दौरान श्रृंखलाबद्ध सुधारों के जरिए मनरेगा को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया गया है, जबकि इससे पूर्व यह योजना विफलता की कगार पर पहुंच गई थी। मनरेगा के कार्यान्वयन के बारे में चल रही बहस को नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी की हाल ही में उस स्वीकारोक्ति के नजरिए से देखा जाना चाहिए कि किस तरह भारी खामियों को दूर किया गया है और 100% प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के एजेंडे को जोरदार तरीके से आगे बढ़ाया गया है। इससे सुनिश्चित हुआ है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 100 में से 85 पैसे जो भ्रष्ट तत्वों की जेब में चले जाते थे अब गरीबों के हाथ में पहुंचने लगे हैं। सोनिया गांधी ने हाल ही में एक लेख के माध्यम से बताया कि स्वच्छ भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी एवं प्रिय योजनाएं हैं, इस प्रकार वे जाने अनजाने इससे सहमत हैं कि प्रधानमंत्री का सर्वाधिक ध्यान स्वच्छता और गरीबों के लिए आवास पर है। वर्ष 2013-14 में पूरे किए गए कार्यों की औसत संख्या 25 से 30 लाख थी। पिछले 4 वर्षों के दौरान पूरे एक वर्ष वार्षिक कार्यों का औसत 72 लाख है। इससे साफ है कि उत्पादकता बढ़कर दोगुनी हो गई है। 20.18 लाख से अधिक कृषि तालाब, 11.68 लाख वर्मी नेटपेड गड्ढे, 6.12 लाख शोकपीट आदि का निर्माण हुआ है। सप्रसंग सरकार के अंतर्गत लूट घसोट के युग के से लेकर राजग सरकार की उत्पादकता के वर्तमान युग तक इस योजना में समग्र सुधार का सही दिशा दिखाई दे रही है और आगे भी दिखाई देती रहेगी। नेक्स्ट आर्टिकल है प्रवासी कामगार नीति के मूल मंत्र। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन शुरू होने के बाद देश के नीति निर्धारकों और जनता को पहली बार एहसास हुआ कि उनके शहरों में प्रवासी मजदूर नाम का प्राणी भी रहता है। अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर आकर बसा यह मजदूर न केवल अपने बाल बच्चों के लिए रोटी कपड़े का जुगाड़ करता है बल्कि अपने पैतृक और मेजबान दोनों राज्यों की अर्थव्यवस्था के रथ का सारथी बनता है। यह देश की विकास गाथा का विश्वकर्मा है, लेकिन दुर्भाग्य से लॉकडाउन के प्रारंभ में ही मेजबान राज्यों ने दिखा दिया कि उनके साथ उनका रिश्ता पीकर फेंक दी जाने वाली कोला की प्लास्टिक बोतल से ज्यादा कुछ नहीं है। राजनीतिक दलों, टीवी चैनलों और इन सब में जितनी चिंताएं दिखाई जा रही हैं वह कुछ भी नहीं है। अब अगली बार ऐसी आपदा आने पर इन विश्वकर्माओं को फिर से नंगे पांव न भागना पड़े और अर्थव्यवस्था का पहिया फिर से गड्ढे में न जा फंसे, इसके लिए कुछ सबक सीखना जरूरी है। केंद्र सरकार और यूपी जैसी कुछ राज्य सरकारों ने प्रवासी कामगारों के रजिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय राशन कार्ड और आवास योजना जैसे कुछ कदमों की बात कही है, लेकिन इस तरह के पैच वर्क के बजाय राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी ठोस प्रवासी मजदूर नीति की जरूरत है जो इस विषय के सभी पहलुओं का दीर्घकाल तक ध्यान रखे। इस संदर्भ में कम से कम ऐसे 10 कदम गिनाए जा सकते हैं जो ऐसी राष्ट्रीय रणनीति का आधार बन सकते हैं। एक तरफ भारत में काम करने वाले कुशल और अकुशल कामगारों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार किया जाए, जिससे प्रत्येक कामगार के बारे में मूलभूत जानकारी के अलावा उसकी कुशलता, विशेषज्ञता और अनुभव का विवरण हो। 4 प्रवासी मजदूरों के लिए राज्य सरकार, स्थानीय निकायों और उद्योग एवं व्यापार संगठनों के सहयोग से हर साल कस्बे और औद्योगिक क्षेत्र में ऐसी आवास श्रृंखलाएं विकसित की जाएं, जहां रहने की मूलभूत, स्वस्थ और सुरक्षित सुविधा सब्सिडाइज दामों पर उपलब्ध हो। 8 देश भर में ऐसे मैनेजमेंट कोर्स केंद्रों का नेटवर्क खड़ा किया जाए जो कम शिक्षित और अर्ध शिक्षित लेकिन ऐसे अनुभवी कामगारों को सहयोग और मार्गदर्शन दें जो खुद अपने उद्यम शुरू करना चाहते हैं। 9 ऐसे टेक्नोलॉजी विकास केंद्र शुरू किए जाएं जिसमें उद्योगों और व्यक्तिगत हस्तकलाओं में उपयोग होने वाले परंपरागत औजारों को बेहतर बनाने,
कारीगरों की कार्यकुशलता और उत्पादकता बढ़ाने तथा हवा से काम करने वाली प्रणालियों यानी कि हाथ से काम करने वाली प्रणालियों के मशीनरीकरण और ऑटोमेशन का प्रशिक्षण देने वाले शोध एवं विकास प्रोजेक्ट चलाए जाएं। नेक्स्ट आर्टिकल है अवसर और इच्छा शक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एक बार फिर न केवल देश को आत्मनिर्भर बनाने की जबरदस्त वकालत की है, बल्कि उद्योग जगत से इस अभियान को आगे बढ़ाने को भी कहा है। वास्तव में यह समय उद्योग जगत को प्रेरित और प्रोत्साहित करने का है, लेकिन इसमें जिस नौकरशाही को महती भूमिका निभानी है, उन्हें रुख रवैये से यह नहीं लगता कि वह कोरोना संकट को एक अवसर में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। इस आशय की बात तो खूब हो रही है कि सरकारी तंत्र चीन से निकलने वाली कंपनियों को देश में आकर्षित करने के लिए सक्रिय है, लेकिन यह सक्रियता जमीन पर नजर नहीं आती। कायदे से तो जैसे ही यह भनक लगी थी कि कोरोना वायरस के प्रसार में चीनी नेतृत्व की संदिग्ध भूमिका के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन छोड़ने की तैयारी कर रही हैं, वैसे ही भारतीय नौकरशाही को इस कंपनियों को आकर्षित करने में जुट जाना चाहिए था। यह निराशाजनक है कि ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। चूंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां आनन फानन चीन से निकलना चाहती हैं, इसलिए जरूरी है कि उसके लिए अनुकूल माहौल तैयार करने का काम भी शुरू यानी युद्ध स्तर पर किया जाए। ऐसा इसलिए और आवश्यक है क्योंकि इन कंपनियों के पास ताइवान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम आदि देश विकल्प के रूप में मौजूद हैं। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है सितंबर अक्टूबर में हो सकते हैं आईपीएल, और पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे खेल, ये बोला है खेल मंत्री रिजिजू ने। पहली न्यूज़ है आईपीएल का आयोजन इस साल हो पाएगा या नहीं, इस बात को लेकर चिंता अभी बनी हुई है। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से 29 मार्च से शुरू होने वाले टूर्नामेंट को अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब आईपीएल के लिए चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने कहा है कि वह इसके आयोजन के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के T20 विश्व कप के फैसले का इंतजार है। इससे पहले बुधवार को बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली भी बंद दरवाजे में आईपीएल कराने की बात कर चुके हैं। कोविड-19 महामारी के फैसले की वजह से ऑस्ट्रेलिया में होने वाली T20 विश्व कप के आयोजन पर संकट के बादल छाए हैं। आईसीसी अब तक टूर्नामेंट को लेकर कोई फैसला नहीं ले पाई है। बुधवार को हुई बैठक में T20 विश्व कप के आयोजन पर फैसला को 1 महीने के लिए टाल दिया गया है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे खेल। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को कहा कि देश की नई शिक्षा नीति में खेल पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे और इन्हें अतिरिक्त गतिविधियां नहीं समझा जाएगा। 21वीं शताब्दी में ओलंपिक और ओलंपिक शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के उद्घाटन सत्र के दौरान रिजिजू ने कहा कि देश की नई शिक्षा नीति में खेल भी शिक्षा का हिस्सा होंगे। वह साथ ही देश का ओलंपिक म्यूजियम बनाने को लेकर भी उत्सुक है। रिजिजू ने कहा कि मेरा हमेशा से विश्वास रहा है कि शिक्षा एक है, खेल एक है, ये दोनों समान है। उन्होंने कहा कि खेल को वैकल्पिक विषय के रूप में नहीं देखा जा सकता है और इसे शिक्षा के रूप में स्वीकार करना होगा। उन्होंने कहा कि खेल भी एक शिक्षा है, इसलिए खेल अतिरिक्त गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते। तो ये स्पोर्ट्स पेज की 2 न्यूज़ थी और ये आज का यानी 12 जून 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।